जन्म कुंडली में आखिर ऐसे कौन से योग होते हैं जो जातक या जातिका के एक से अधिक संबंधों को जन्म देते हैं, कई बार विवाह के बाद और कई बार विवाह के पहले। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के क्या योग होते हैं और कौन से योग जातक या जातिका को चारित्रिक रूप से कमजोर बनाते हैं, आज मैं आपको उसी की जानकारी देने वाला हूं। आप इस योग को किसी भी कुंडली में पाएंगे तो आप इसका प्रभाव अधिकतर यही देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति का चरित्र थोड़ा कमजोर होगा और ऐसा व्यक्ति अन्य से जुड़ने के लिए बहुत अधिक लालायित या फिर काम वासना के प्रभाव में रहेगा। तो ये जो मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, इन्हें ध्यानपूर्वक किसी कुंडली में मिलाइए। हालांकि देखिए, एक बात, जब इस तरह के कोई भी विषय आते हैं तो उनमें एक बात जो ज्यादा ध्यान रखने वाली होती है वो ये है कि व्यक्ति किस परिवेश का है, किस माहौल में रहा है, घर परिवार के संस्कार, रहन सहन किस प्रकार के हैं। उनके चलते इन योगों के प्रभाव में कमी अवश्य आ जाती है और पूर्ण प्रभाव वैसा की वैसा नहीं मिलता। और फिर ये बात भी है कि किसी एक योग को देखकर आपको घबराना नहीं चाहिए या किसी एक योग को कुंडली में मिल जाने पर यह भी ना सोचे कि हाँ, ये व्यक्ति तो चरित्र से दुर्बल ही होगा, कमजोर ही होगा। क्योंकि ज्योतिष में बहुत से सूत्र बताए गए हैं और जब उनमें से अधिकतर कुंडली में मिल जाते हैं और नवमांश से कंफर्मेशन आ जाती है, तब जाकर के कहा जाता है कि व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग में पड़ जाएगा या व्यक्ति के अफेयर आदि एक से अधिक बन जाएंगे, एक से अधिक संबंध ऐसे व्यक्ति के बन जाएंगे। ये बात तब कही जाएगी। बाकी आइए मैं बिना किसी विलंब के 7 सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताता हूं। अन्य जो सूत्र देखने को मिलते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहला और प्रमुख सूत्र जो ज्योतिष में वर्णित है, जो कहा जाता है, वो ये है कि सप्तम भाव का स्वामी वक्री ग्रह के साथ में हो। अब सूत्र तो यही है कि वक्री ग्रह के साथ में हो, लेकिन जो मैंने पाया है वो आपको बताता हूं कि सप्तम भाव का स्वामी राहु के साथ में हो। तब, क्योंकि राहु तो वक्री होता है। अब वैसे तो केतु भी वक्री है, लेकिन आपको इतना पता ही है कि राहु की एनर्जी भोग विलास और भौतिकता में जोड़ने वाली है और केतु की एनर्जी इसके विपरीत है। इसलिए केतु में तो नहीं, लेकिन राहु में यह प्रभाव आता है। और जब भी सप्तम भाव का स्वामी राहु के साथ में होता है तो विवाह के अतिरिक्त संबंधों को यह देने का काम करता है। विवाह के अलावा ऐसे व्यक्ति के संबंध बन जाते हैं। यह प्रभाव आप कुंडली में देख पाते हैं। इसमें अगर पंचमेश अगर राहु के साथ में होगा तो आप ये बोल सकते हैं कि विवाह के पहले अफेयर रहे या जो दोस्त मित्र आदि हो उन्हीं में अफेयर हो जाए, जल्दी ही एक से अधिक प्रेम संबंध रहे, वो वाला प्रभाव यहां पर कहा जा सकता है। लेकिन सप्तम का स्वामी अगर राहु के साथ में होगा तो आप ये देख पाएंगे कि विवाह के बाद संबंध आदि बनने के जो योग है वो ज्यादा रहेंगे। इसके अलावा, क्योंकि अब आप जानते हैं सप्तम भाव विवाह का है और राहु उसको बढ़ाने का काम करेगा। वक्री ग्रह भी यही करते हैं कि वक्री ग्रह उसकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं, चेष्टा बली हो जाते हैं तो उनकी इच्छाएं बढ़ जाती है और एक बारी में पूरा न होने पर वो अलग अलग प्रयास करते हैं, अलग अलग जगहों पर अपनी कोशिश करते हैं, तो वो वाले प्रभाव यहां पर आते हैं। लेकिन अन्य में तो आप बताइएगा, अगर आपने किसी कुंडली में देखा हो तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि अन्य किसी वक्री ग्रह के साथ में सप्तमेश हो तो क्या प्रभाव मिला। लेकिन मैंने जो पाया वो सप्तमेश राहु के साथ में हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनाता है। ये पहला सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र, अगर सप्तम भाव का जो स्वामी है वो कुंडली के पंचम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश यानी 12वें भाव में, 5वें, 8वें या 12वें भाव में पीड़ित अवस्था में हो या वक्री अवस्था में हो तो ये योग आपको देखने को मिलेगा कि ये स्थिति जातक या जातिका के एक से अधिक संबंधों के प्रभाव को बढ़ा देती है। जब भी सप्तम का स्वामी पंचम भाव प्रेम संबंधों का है, प्रेम का ही है, और वहां पर पीड़ित हो जाएगा तो वो संबंधों को बढ़ाने का काम करेगा। सप्तम का स्वामी अष्टम भाव गुप्त है। सप्तम भाव आपका विवाह है और गुप्त विवाह से जुड़े प्रभाव बनेंगे तो विवाह के अतिरिक्त गुप्त संबंधों का प्रभाव यहां पर कई बार आ जाता है।
अगर सप्तम का स्वामी 12वें में हो तो 12वां भाव आपकी इच्छाओं को, काम वासना को बढ़ाने का काम करता है। 12वें में होने पर यह बात है कि दशा का प्रभाव देखना पड़ेगा। अगर दशा आ रही है या दशा चल रही है, उस समय पर वो प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा, उस समय अवधि के लिए बढ़ेगा, हमेशा के लिए नहीं, उस समय अवधि के लिए बढ़ सकता है। ये बात आपको गौर करनी रहेगी उसमें। इसके बाद अगर सप्तम का स्वामी गुलिक के साथ में हो, अब बहुत से दर्शक सोचेंगे कि गुलिक क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, गुलिक जो है ये भी उपग्रह के रूप में आता है और इसके प्रभाव भी ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। ये भी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है जिस ग्रह के साथ में होता है, और विशेषकर सप्तमेश के साथ में होकर सप्तमेश को पीड़ित भी करता है, और सप्तमेश को पीड़ित करने के साथ में ये व्यक्ति की काम वासना को बहुत अधिक बढ़ाने का काम कर देता है। तो अगर आप ये देखते हैं कि किसी भी कुंडली के अंदर सप्तम का जो स्वामी है वो गुलिक के साथ में हो, और सप्तमेश और गुलिक का क्लोज कंजंक्शन बना हुआ हो, या शुक्र और गुलिक का कंजंक्शन बना हुआ हो, ज्यादा मतलब युति बनी हो, कंजंक्शन मतलब युति बनी हो, तो ऐसी अवस्था में आप पाओगे कि ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग को बढ़ा देते हैं, व्यक्ति के एक से अधिक संबंधों के योग को ये बढ़ा देते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं शुक्र जो है विवाह का कारक है, वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए शुक्र को देखा जाता है। शुक्र कुंडली में पीड़ित हो, छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो या 12वें भाव में हो, 12वें में भी उच्च का होता है, बलवान होता है, लेकिन पीड़ित हो यहां पर। अष्टम में मैंने आपको बताया था शुक्र खराब नहीं होता है, लेकिन पीड़ित हो जाए, मान लो अष्टम में शुक्र है या छठे में शुक्र है या 12वें में शुक्र है और शनि के प्रभाव में आ जाए या यहां मंगल के प्रभाव में आ जाए, तो बहुत संभव है कि व्यक्ति के एक से अधिक संबंध बन जाएंगे, व्यक्ति के एक से अधिक रिश्ते बन जाएंगे, एक से अधिक अफेयर हो जाएंगे। ये प्रभाव आप यहां पर बोल सकते हैं जब भी सप्तम भाव मतलब सप्तम भाव तो नहीं, शुक्र छठे, आठवें या 12वें भाव में पीड़ित अवस्था में हो और वहां पर पापक ग्रह या विशेषकर शनि के या राहु के प्रभाव में हो, तो आपको यह बात देखने को मिलेगी। अगर शुक्र मंगल और राहु दोनों के साथ में हो, या शुक्र के साथ में राहु हो लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में भी, तो आपको ये प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब अगर लग्न नवमांश दोनों में हो गया तो पूर्ण तरीके से तो पक्का हो जाएगा, लेकिन एक जगह पर है दूसरी जगह पर नहीं है, तो थोड़ा दशा आदि के अनुसार अपने प्रभाव वो ग्रह देगा। तो ये पांचवा सूत्र है जहां तक मुझे याद है कि शुक्र राहु और मंगल के साथ में स्थित हो तो ये आपको देखने को मिलेगा। राहु अगर कुंडली के 8वें या 12वें भाव में हो, 8वें भाव में तो गुप्त संबंधों का प्रभाव, गुप्त बातों का प्रभाव बढ़ा ही देता है, या कई बार विवाह से अतिरिक्त संबंधों का प्रभाव बढ़ा देता है। 12वें में होने पर विशेष रूप से ये व्यक्ति की भौतिकता को, काम वासना को अपने चरम पर ले जाता है, और उस समय पर जब राहु की यहां पर व्यक्ति को महादशा चालू हो जाती है, यानी किसी व्यक्ति की कुंडली आपके पास आई, चलो मिलान के लिए आई, आप अपने लड़का या लड़की के जीवन साथी के लिए मतलब देख रहे थे, आपने देखा उनके राहु 12वें में है और दशा आ रही है उसकी, या दशा चल रही है राहु की, महादशा विशेषकर, तो आप पाओगे ऐसे व्यक्ति के पहले से कहीं पर संबंध हो सकते हैं और विवाह के बाद भी वो रहने की संभावना रहती है। भले बहुत लंबे समय नहीं, लेकिन जब तक दशा है तब तक प्रभाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा। बाकी फिर भी 12वें भाव में भी जब राहु होगा तो वैवाहिक जीवन की स्थिति के लिए या चरित्र के लिए अच्छा योग नहीं है, चरित्र के लिए खराबी देने वाला ये योग है, चरित्र में प्रॉब्लम देने वाला ये योग है। और सप्तम का स्वामी अगर कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित अवस्था में हुआ तो भी ये बात आप यहां पर लागू करके अवश्य देख सकते हैं। सप्तम का स्वामी अपने से छठे में होगा और 12वां भाव जो कि भटकाने का काम कर देता है वहां पर होगा, तो अवश्य से ये प्रभाव पीड़ित होना चाहिए यहां पर ग्रह का प्रभाव जो है। मतलब जैसे मान लो सप्तम का स्वामी 12वें में गया, वहां पर राहु के प्रभाव में आ गया, ज्यादा प्रभाव मिल गया, मतलब ये मंगल के प्रभाव में आ गया और ज्यादा, शुक्र के प्रभाव में आ गया, तो इस तरह की बातें आपको मिलाना है इसमें। इस तरह के प्रभाव में होने पर विवाह के अलावा संबंध बनने की जो स्थितियां है बढ़ जाती है। और बाकी जैसे इसमें मेन बात क्या है, सप्तम भाव विवाह के लिए मेन है, सप्तम का स्वामी मेन है। अब जैसे सप्तम के सूत्र मिलते हैं कि सप्तम भाव में अगर राहु हुआ तो व्यक्ति के एक से अधिक संबंध बनेंगे, लेकिन राहु की बात जब भी आती है तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर आपको सप्तमेश की स्थिति देखना चाहिए। सप्तमेश शुभ प्रभाव में हो, सप्तम पर अन्य कोई नेगेटिव ग्रह का प्रभाव ना हो, तो उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा और व्यक्ति के चरित्र में उतनी खराबी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा हाँ, सप्तम में राहु होने पर कई बार ऐसा व्यक्ति
द्विअर्थी बातें करेगा या ऐसी बातें करेगा जो दूसरों को अपनी ओर जल्दी आकर्षित कर ले, तो उस तरीके की बातों से कई बार विपरीत लिंग जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ये बात यहाँ पर देखी गई है। लेकिन अच्छे प्रभाव अन्य ग्रह के हुए, व्यक्ति के भाग्य का नवम भाव का, धर्म का प्रभाव अच्छा हुआ, नैतिकता अच्छी हुई, तो व्यक्ति फिर गलत मार्ग की ओर नहीं जाता है। जैसे एक योग मिलता है कि सप्तम भाव में गुरु और बुध की युति हो, तो भी व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाते हैं। तो यहां पर भी ये योग रहता है कि व्यक्ति को विवाह के अलावा संबंध बनने वाली स्थितियां यहां पर मिल जाती है, और वो कहीं ना कहीं व्यक्ति फिर इसका असर, मतलब ये बात भी है कि खुद भी जीवन साथी पर शक करे, खुद का स्वभाव भी ऐसा रहे, और फिर वो असर गुरु बुध का सप्तम भाव में होना विवाह के लिए खराब रहता है। विवाह में विच्छेद भी कई बार करवाता देखा गया है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा और भी सूत्र से मिल जाते हैं। चंद्रमा मंगल का योग, चंद्रमा शुक्र का योग, चंद्र मंगल शुक्र का योग, चंद्र शुक्र राहु का योग, शुक्र मंगल राहु का योग, जितने भी योग में बता रहा हूं ज्यादा प्रभाव में होंगे, पीड़ित अवस्था में ज्यादा स्थिति बन रही होंगी, तो अवश्य से व्यक्ति को भटकाने का, विवाह में खराबी वाला प्रभाव देने का, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण विवाह में खराबी देने का ये काम करेंगे। तो ये प्रभाव है। जब भी आप ये देखते हैं कि सप्तम भाव का जो प्रभाव है आपको कुंडली में, जो मैंने सूत्र बताए, इन स्थितियों में मिलता है, तो सप्तम का स्वामी अगर वक्री होगा तो भी ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की इच्छाओं को, वासनाओं को बढ़ाएगा। और अगर खराब भाव में हो जाए, या राहु जैसे ग्रह, या फिर जो मैंने ग्रह बताए मंगल शुक्र जैसे, उनके साथ में हो जाए, तो ये इसकी जो इंटेंसिटी है बढ़ जाएंगी। फिर वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, काम वासनाएं हैं, वो ज्यादा प्रभाव देंगी और नेगेटिव रूप में प्रभाव देंगी, जिसका असर वैवाहिक जीवन पर भी अवश्य पड़ सकता है। तो इसलिए आपको इन बातों का विचार करना चाहिए कुंडली के अंदर, और उसमें व्यक्ति के लग्न को देखना चाहिए, स्वभाव कैसा है, नवम भाव नैतिकता कैसी है, सूर्य व्यक्ति की नैतिकता को दर्शाता है, उसको गुरु को देखना चाहिए। इन 3-4 ग्रहों को देखकर फिर योग पर आना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव मान लो साफ सुथरे तरीके से काम करने वाला है, और मान लो उसमें अगर ऐसे योग मिल भी गए, उतना प्रभाव देखने को फिर भी नहीं मिलेगा। तो इन बातों का विचार आप करेंगे, ये मुझे विश्वास है। और एक योग के ऊपर जीवन निर्भर नहीं करेगा आपका या किसी का भी, ये बात भी आप पहले से समझ लीजिए, जो आपको समझना जरूरी है। बाकी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो अवश्य से आप वीडियो में पूछे, और भी अगर इससे जुड़े कुछ सूत्र होंगे तो आप बता सकते हैं, मैं आपको आगे बताने का प्रयास अवश्य करूंगा अन्य जो सूत्र है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।